Hello dear friends, once again welcome to back my YouTube channel सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में। हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे और प्यारे बच्चों ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है। ये आपको इस साल भी 100% मिलने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको तैयार जरूर कर लेना। ठीक, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लिखकर किस प्रकार से आना है प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, परिभाषा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी इसके पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको तैयार करेंगे क्योंकि हमें पता है ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे यदि आप उन्हें ही तैयार ना करो तो फिर बताओ किस प्रकार से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मोलिक्यूलरिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता। राइट, तो इस प्रकार से आपको लिख के किस प्रकार से आना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या के योग को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के, ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, अभिकारक के, ठीक है, ना कि उत्पाद के। अभिकारक जो पदार्थ होगा उन अभिकारक पदार्थों के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या। एक बात आपसे बता दूं, मोलों की संख्या हो या अणुओं की संख्या हो, ये एक बात होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, मोलों को ही अणु कहते हैं, अणुओं को मोल कहते हैं। ठीक है, मोल कहते हैं इंग्लिश में और अणु कहते हैं हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये बात अच्छी तरह समझ लो आप। ठीक है, इन दोनों की संख्या के योग को प्यारे बच्चों, संख्या के योग को, ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक, तो फिर दोबारा समझेंगे किस प्रकार से लिखकर आना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या के योग को, ठीक है, उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इस प्रकार से आपको ये लिख कर आना है। ठीक है, इतनी सी बात आपको लिख कर आनी है और ये मैंने बहुत ही आसान परिभाषा में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए और आप अच्छे से इसको तैयारी भी कर लें। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत आसान तरीके से बनाई है। अब क्या करना है, कोई समीकरण मान लो। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा है कि माना कि एक रासायनिक समीकरण निम्न है, यानी कि माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न है Ma+Nb इक्वल टू प्रोडक्ट। देखिए यहां मैंने Ma+Nb लिया है तो इधर जो लिखा जाएगा इसे कहेंगे अभिकारक और जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, उत्पाद बोला जाता है इस प्रकार से Ma+Nb बराबर प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेंगे जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि Ma+Nb इक्वल टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अभिकारक ए है और अभिकारक बी है, यहाँ पर दो हैं, एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक बी है। तो अभिकारक ए के मोलों की संख्या m है और अभिकारक बी के मोलों की संख्या n है। ठीक है, तो अभिकारक ए के मोलों की संख्या और अभिकारक बी के मोलों की संख्या, इन दोनों की मोलों की संख्याओं के योग को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो यहाँ मैंने एक समीकरण मान ली है, माने की रासायनिक अभिक्रिया निम्न है Ma+Nb इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता M+N। तो यहाँ देखा आपने कि जो अभिकारक ए है और अभिकारक बी है, तो अभिकारक ए के मोलों की संख्या m हो गई और अभिकारक बी के मोलों की संख्या n हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ आगे जो लिखा होता है मोलों की संख्या होती है। ठीक है, और ये बी के मोलों की संख्या स्मॉल n है। तो इन दोनों के मोलों की संख्या, यानी कि ए के अणु कितने m और बी के अणु कितने n, तो इन अणुओं की संख्याओं का योगफल अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। देखो कैसे, अभिक्रिया की आणविकता M+N,
प्लस एन, ठीक है, स्मॉल एम प्लस स्मॉल एन, ठीक है, इन दोनों का योगफल अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है प्यारे बच्चे। इस प्रकार से आपको लिख कर आना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया अभिक्रिया की आणविकता किस प्रकार से निकाल कर आनी है। अब इसका हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ जाएंगे, तो ध्यान देखिए। यहां मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है NaCl प्लस AgNO3 AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पर जो सोडियम है वो NO3 के साथ NaNO3 बना लेगा, ठीक है, और जो Cl है वो Ag के साथ मिलकर के AgCl बना लेगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। तो हमें तो इसकी आणविकता निकालनी है। तो आणविकता कैसे निकालोगे? देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं आणविकता निकालने के लिए सूत्र होता है M प्लस N, यानी कि अभिकारक A के मौलों की संख्या यानी अणुओं की संख्या और अभिकारक B के मौलों की संख्या यानी कि अणुओं की संख्या। तो इन दोनों का योग कोटि आणविकता कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा जो NaCl इसके अणु कितने 1 हैं और जो AgNO3 है इसके अणु कितने 1 है। तो M प्लस N, M का मान 1 हो जाएगा, N का मान 1 हो जाएगा। इन दोनों को जब आपस में जोड़ दोगे तो 2 आ जाएगा। तो आणविकता कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 2 आ गई। तो इस प्रकार से आप आणविकता निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए CH3C+C2H5 प्लस H2O। देखिए यहाँ पर CH3C+O और यहाँ जो CH3C+O है वो H2O के साथ यानी कि HOH के H के साथ मिलकर CH3COH बना लेगा और C2H5 इस जल के OH माइनस आयन के साथ मिलकर के C2H5OH बना लेगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। तो हमें इसकी आणविकता निकालनी है। तो किस प्रकार से आणविकता निकालेंगे, ये देखो। आणविकता का सूत्र होता है M प्लस N, ठीक है, यानी कि मौलों की संख्या या अणुओं की संख्या की योगफल को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो इथाइल एसीटेट, इसका नाम होता है इथाइल एसीटेट और ये जल है। तो 1 मोल इथाइल एसीटेट का है और 1 मोल, देखिए जब कुछ नहीं होता किसी भी पदार्थ के आगे तो उसका मोल 1 मान लिया जाता है। जल का 1 मोल हो गया और इथाइल एसीटेट का 1 मोल हो गया, ठीक है। तो दोनों के मोलों को जोड़ दो, आणविकता आ जाएगी, ठीक है। 1 मोल ये हो गया प्लस 1 मोल ये हो गया, ठीक है। 1 प्लस 1 यानी कि M का मान भी 1 और N का मान भी 1। तो आपने M की जगह 1 रख दिया और N की जगह भी 1 रख दिया। तो कितना हो गया? 2 हो गया ना, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 आ गए। आणविकता कितनी आ गई? 2 आ गई। तो NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3 और इनकी आणविकता आई है 2, ठीक है। CH3C+C2H5 प्लस HOH, इनकी आणविकता कितनी आएगी? 2। दोनों की आणविकता कितनी कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। इस प्रकार से आप आणविकता निकाल कर आ जाओगे। यदि इस प्रकार से लिख कर आओगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। आणविकता इस प्रकार से आएगी और आप ऐसे लिख कर आओगे तो नंबर नहीं कटेंगे और आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है, और अच्छे नंबर भी आएंगे। इस प्रकार से तैयारी करते रहिए। और चलिए अब हम कोटि के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कोटि यानी अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि इसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। और ये भी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आणविकता है उससे ज्यादा कोटि इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखकर आना है जरा ये समझ लो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ देखा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, उसमें क्या है, कोई अभिकारक है और अभिकारक पदार्थों की सांद्रताएं लेनी है आपको, ठीक है। हाँ, ये बात याद रखनी है। जो अभिक्रिया की आणविकता थी वहां आपने अणुओं की संख्या और मौलों की संख्या ली थी, लेकिन यहाँ पर आप सांद्रताएं लेंगे और उनकी घातों का योग कर देंगे तो आपकी वहां पर कोटि निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी कोटि आ जाएगी। तो लिख के किस प्रकार से आने, जरा ये देखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं की घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। माना एक रासायनिक समीकरण निम्न है। अब क्या करना है, ये परिभाषा हो गई ना, ठीक है। अब लिखना है आपको, माना एक रासायनिक अभिक्रिया, जिस प्रकार से आपने आणविकता में लिखा था इसी प्रकार से यहाँ लिखना है। माना एक रासायनिक समीकरण निम्न है, Ma प्लस NB इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Ma प्लस NB ये क्या है, अभिकारक और एक नया पदार्थ बन गया जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, राइट। तो इस प्रकार से Ma प्लस NB इक्वल टू प्रोडक्ट।
तो यहाँ पर अभिकारक ए और अभिकारक बी, यानी कि दो अभिकारक हैं और ए के आगे एम लगा हुआ है और बी के आगे एन लगा हुआ है। ठीक है, तो बी के मौलों की संख्या एन हो गई और ए के मौलों की संख्या एम हो गई। तो यहाँ बनेगा प्रोडक्ट, कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दिया। अब हम निकालेंगे अभिक्रिया की दर बराबर के ए की घात एम गुणा बी की घात एम। तो देखिए इस पंक्ति, अब क्या करना है आपको अभिक्रिया की दर निकाल लेंगे। ठीक है, अभिक्रिया की दर हो जाएगी के ए की घात एम, ठीक है, ए की घात एम गुणा बी की घात एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभिक्रिया की दर बराबर के ए की घात एम गुणा बी की घात एन। तो इस बात को आप समझिए, अभिक्रिया की दर एक नियम होता है, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। ठीक है, वो कक्षा 11 का है और मैं उसका भी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, आप उसे भी समझ लेना। लेकिन यहाँ इतनी सी बात समझ लो कि द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं के समानुपाती होती है। और मान लेते हैं अभिकारक एक से अधिक है, यानी कि 2 है या 3 है, तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब इसमें होता क्या है, मान लेते हैं अभिकारक एक के अणुओं की संख्या m और b के अणुओं की संख्या n है। तो जब आप इसे सांद्रता निकालोगे तो जो अणुओं की संख्या है घातक रूप में ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो b की सांद्रता की घात n हो जाएगा। तो ये जो गुणा में n है ना, ये सांद्रताओं के ऊपर लग जाएगा, यानी कि a के ऊपर m लग जाएगा, ब्रैकेट लगाने के बाद गुणा b के ऊपर n लग जाएगा गुणा में। ठीक है, बराबर क्या आएगा, क्या को कहते हैं दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अभिक्रिया की दर आपने निकाल ली है। ठीक है, ये बात समझ। तो कैसे निकालोगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि होती है अभिक्रिया कोटि बराबर होता है m प्लस एन। क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि बराबर होता है m प्लस एन। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगा m प्लस एन। तो प्यारे बच्चों m और n, m के मान और n का मान, ठीक है, m प्लस n, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो घातें हैं, सांद्रताओं की घातें हैं, इनके योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इस प्रकार से आपको कोटि निकालनी है, राइट बच्चों। तो ये आगे अभिक्रिया की कोटि, देखने में तो आणविकता के समान लग रहा है लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, बाकी सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है, तो वो अंतर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर भी। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार से निकाली जाती है। ठीक है, तो अब हम चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल किस प्रकार से लिखकर आने हैं, ये देखिए एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, अभिक्रिया की दर निकाल लेनी है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो NO3 के साथ क्या बना लेगा, NaNO3, और जो Ag है वो Cl के साथ क्या बना लेगा, AgCl। तो अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा कि NaCl, ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लिखना है AgNO3, यानी कि जो अभिकारक है NaCl और AgNO3, इन दोनों अभिकारकों को आप क्या करोगे, के लगा के ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे, अलग अलग ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब जो इनके आगे मोल होंगे, यानी कि NaCl के आगे 1 है और AgNO3 के आगे 1 मान लेते हैं, तो वो ब्रैकेट के ऊपर लग जाएगा। m का मान कितना, 1, और n का मान कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कोटि होगी वो होगी m प्लस n। मैंने अभी आपको बताया था कोटि क्या हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। m का मान 1, n का मान 1, तो यहां से रख देंगे आप। ठीक है, तो रखने के बाद 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। इस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि आ गई द्वितीय कोटि। तो ये अभिक्रिया कितने कोटि की हुई, पर बच्चे अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हुई। तो इस प्रकार से आप अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो। दूसरा, आप एक उदाहरण और लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से इसकी कोटि निकाली जाती है। देखिए नंबर 2, CH3C+C12H2O। पिछला दोनों एग्जांपल मैंने सेम लिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो CH3C+C2H5 प्लस H2O इक्वल टू CH3COH प्लस C2H5OH। तो यहाँ देख रहे हैं हम CH3C+C2H5 प्लस H2O। तो यहाँ पर CH3COO और जल के H के साथ तो क्या बना लेगा, CH3COH। ठीक है, उसके बाद C2H5 जल के OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा, C2H5OH, यानी कि H इसके साथ आ जाएगा जल का, और जल का OH C2H5OH के C2H5 के साथ आ जाएगा। तो यह इस प्रकार से समीकरण हो जाएगी। तो ये जो है ना, इन्हें कहते हैं अभिकारक। तो यही बात बोली थी कि अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान लोगे, 1, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी क्या मान लोगे, 1।
तो कोटि m प्लस एन हो जाएगी। m प्लस एन, ये m का मान होगा, इसका आगे n किसका आगे n का मान होगा। ठीक, तो m का मान कितना 1, n का मान कितना 0। प्यारे बच्चों एक बात बता दूं, अभिक्रिया कोटि निकालोगे तो जल का मान आपको 0 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की दर जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इतनी सी बात याद रख लो, ठीक है। तो इस प्रकार से m प्लस एन हो जाएगा 1 प्लस 0, तो बराबर कितना आ जाएगा 0 प्लस 1, या 1 प्लस 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो प्रथम कोटि हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि अभिक्रिया एक कितने कोटि की है, प्रथम कोटि की, और ये वाली अभिक्रिया कितने कोटि की है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से आप अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आपको ये अभिक्रिया ये प्यारे बच्चों ये जो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता है, इसको 100% इसको तैयार करके लेके जाना। ठीक है, और राउल्ट का नियम और बहुत सारी मैंने वीडियो अपलोड कर रही हैं, उन्हें जरूर देख लो, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। यदि आप एग्जाम के पास भी नहीं पढ़ोगे तो इस प्रकार से नंबर किस प्रकार से आएंगे। ठीक है, यदि आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप लाइफ में कामयाब हो सकते हो। ठीक है, तो जितनी मैंने वीडियो बना रही है सभी को देखिए, एक एक करके देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। ठीक है, इस प्रकार से और भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, और इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और प्यारे बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।